Hello everyone, welcome back to the True Education Point. We have already covered the two major topics of the globalization and the Indian economy. Now it's time to the globalization in India and the World Trade Organization. Let's start with the part 3, globalization in India and the World Trade Organization. अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, मतलब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया, क्या हुआ, कैसे इम्पैक्ट पड़ा, सब पढ़ते हैं। ये सब हुआ एलपीजी पॉलिसी पे, ठीक है ना। वो एलपीजी नहीं है, ठीक है। एलपीजी यहाँ पे है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये एलपीजी गैस वाला नहीं है। द रियल पुश ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया केम इन द 1991। जो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में जो सबसे बड़ा पुश मिला वो कब मिला था? 1991 में, जब गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लागू करी थी। इस न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका दूसरा नाम एलपीजी पॉलिसी भी होता है, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे मेजर स्टेप्स लिए गए थे। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को कम करना, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रेड बैरियर, टैक्सेस, ये सब चीज़ को थोड़ा कम करा गया जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो सके। और प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गवर्नमेंट बिजनेस ओन करती थी, जो बिजनेस गवर्नमेंट ओन करती थी, उनको शिफ्ट किस में कर देना? प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन में इंडिया ने इंटरगेट शुरू कर दिया वर्ल्ड मार्केट्स के साथ, ठीक। तो ये 3 स्टेप्स के कारण एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है हमारी इंडिया में, जैसे कि द आईटी एंड द सॉफ्टवेयर सेक्टर बूम विद द कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड विप्रो सर्विंग अ ग्लोबल क्लाइंट। मतलब आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर जैसे कंपनीज में इन्फोसिस और विप्रो ने काम करना शुरू कर दिया था वर्ल्ड वाइड। और कॉल सेंटर बीपीओज कहाँ खोलने चालू हो गए थे? गुड़गांव और नोएडा जैसे जगहों पे। वहाँ पे यूएस और यूके जैसी कंपनियों को कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। यहीं पे बैठे बैठे इंडियंस हैंडल करते हैं कस्टमर सर्विस को। इंडियन ब्रांड लाइक अमूल डेयरी compete with a global giant like a नेस्ले। नेस्ले वो कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे बहुत फेमस थी और मार्केट में बनी हुई थी, लेकिन अपने इंडियन ब्रांड मतलब अमूल डेयरी जैसी कंपनी ने नेस्ले को टक्कर दे रखी थी इस मामले में। तो मतलब फायदे ही फायदे हैं। मतलब ये 3 चीज़ पढ़ के तो पता चला कि इंडिया में जब से ग्लोबलाइजेशन आया तो फायदे ही फायदे हो रहे हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान है जो बहुत बड़ा घातक है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबल इन कम्पीट करना पड़ रहा है। मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, उनको ग्लोबल कम्पीट करना होता है। और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं हमारे, खेती बाड़ी करते हैं जो, उनको प्राइस फ्लक्चुएशन का सामना करना होता है। और सबसे मेन बात, इनकम इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, मतलब लाभ के साथ हानि फ्री। अगर एग्जाम में अगर आपसे क्या पूछेगा, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये सवाल हर बार पूछा जाता है। वरना तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कैसे आया, कब आया और उसके अंदर क्या था। मीनिंग पूछ सकता है ना, लेकिन लिखना आपको यही है। और अगर इम्पैक्ट की बात हो, जैसे कि पिछले में आपको बताया था कि इम्पैक्ट अगर किसी का लिखना हो तो आपको 3 पॉजिटिव लाइन और 2 नेगेटिव लाइन ज़रूर देनी है। और हाँ, ग्लोबलाइजेशन इंडिया का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा मेंशन करना है कि 1991 एलपीजी जैसे रिफॉर्म पॉलिसी में क्या क्या हुआ था, और साथ ही साथ 3 पॉजिटिव लाइन और 2 नेगेटिव लाइन्स जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब आता है WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये मतलब जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था तो हमने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम होता है कि फ्री ट्रेड होना कंट्रीज के बीच, ठीक है। कंट्रीज के बीच फ्री ट्रेड का फेवर देना। लेकिन ज़्यादातर जो डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन WTO, वो डेवलप्ड नेशंस पे लेता है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि ये जो कंट्रीज होते हैं डेवलप कंट्री, ये क्या दे पाती हैं? जैसे यूएस, यूरोप जैसी डेवलप कंट्री हैवी सब्सिडी देती है फार्मर्स को, ठीक है। और इसके कारण जो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, वो वहाँ के फार्मर compete नहीं कर पाते ग्लोबल लेवल पर। तो इसके कारण जितने भी वर्कर फार्मर्स होते हैं डेवलपिंग कंट्री के, वो कभी कभार प्रोटेस्ट निकालते हैं WTO पॉलिसी के खिलाफ, जब भी WTO पॉलिसी निकालता है, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने इंडिया ने अभी प्रमोटिंग करना चालू किया है, जैसे कि वोकल फॉर लोकल
एंड द आत्मनिर्भर भारत, जिसको कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। इस जैसे स्लोगन के कारण मतलब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है और लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब अपने मार्केट को प्रमोट करना है आत्मनिर्भर भारत कह के, ठीक है। इससे ये होगा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में मतलब बढ़ोतरी होगी और वो भी अच्छा सामान बना के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। अगर डब्ल्यूटीओ के लिए मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि डब्ल्यूटीओ से कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि डब्ल्यूटीओ होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। वो चीज़ है, जैसे कि एम के ऊपर पूछा तो इसका एम होता क्या है, सबसे पहला एम होता है फ्री ट्रेड, ठीक। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी मेन प्रॉब्लम यही है, ज़्यादातर जो डिसीजन लेता है वो डेवलप्ड कंट्री के बेनिफिट पे होता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री पे, ठीक है। इम्पैक्ट अगर मैं बताऊं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में फेस करना होता है उनको, क्योंकि ज़्यादातर डिसीजन किसके लिए हो जाते हैं, डेवलप कंट्री के लिए। तो कभी कभार जो डेवलप कंट्री के वर्कर्स और फार्मर्स है वो मतलब compete नहीं कर पाते और तो उनके खिलाफ कभी कभार प्रोटेस्ट करा जाता है। फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द दैट सीरीज। वी हैव नाउ कंप्लीट द फुल सीरीज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इफ यू फाउंड दिस सीरीज हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to the True Education Point for a more educational video. Thanks for watching and see you in the next lecture.